दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा जो टेस्ट है वो यूजीसी नेट का है। यूजीसी नेट के अंदर जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं सबके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल और सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें 8447410108 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। इसको आप मंगवा सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर लीजिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का स्टडी मटेरियल आपको कोरियर के द्वारा आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज के टेस्ट को हम डिस्कस करना। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये दिसंबर 2019 के अंदर जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, वो है उसका पार्ट नंबर 2 है। द्वितीय प्रश्न पत्र है, हल के साथ है और टोटल नंबर जो है वो 200 रहेंगे। 100 क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन होंगे। देखते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मल्टी चॉइस हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक आपको इसके अंदर मिलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो अनिवार्य हैं, यानी कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, आपको छोड़ना नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखते हैं, और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपनी डिटेल, नाम, अपना सिटी और अपना कौन सा आपका सब्जेक्ट और साथ में यूजीसी नेट लिखकर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो नंबर सेव करके इन्फॉर्मेशन आपको आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति रहा है वे जिसने ये कथन कहा है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लिखा नहीं गया है, मौखिक संविधान है, जिसकी वजह से अलग अलग लोगों की उंगलियां इस देश के संविधान पर उठती रही हैं। देखिए कौन सा आंसर, एबीसीडी में देखिए, डी टाकविले, रैमजे म्योर, एच लास्की या फिर ब्रोगन। अब देखिए इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा डी टाकविले। डी टाकविले जो हैं वो फ्रांस के एक इतिहासकार रहे हैं, बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने एक समय में कहा था कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि जिस देश का संविधान के कोई प्रूफ ना हो, न किताब में है, न पीडीएफ में है, न नेट पे है, कहीं भी नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं है। उनके अनुसार ये कहना है डी टाकविले का कि जब इस देश के अंदर संविधान लिखा ही नहीं गया है तो वहां पर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन ये इनका मत हो सकता है, बट ब्रिटेन का संविधान दुनिया का एक बहुत खूबसूरत संविधान है, क्योंकि जितने देशों ने संविधान लिखा है उन्होंने भी ब्रिटेन के संविधान से बहुत कुछ समझ के ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉलिटिक्स एमंग नेशन। पॉलिटिक्स अमंग नेशन का लेखक बताएं, किसकी किताब है? ये यहाँ पर पूछा गया है। मार्गेंथो, पेनलिक्स, क्विंसी राइट या कोई नहीं। आंसर आ जाएगा मार्गेंथो। पॉलिटिक्स एमंग नेशन जो है वो मार्गेंथो की एक पुस्तक है। इस पुस्तक में यथार्थवादी सिद्धांत का बहुत ज्यादा समर्थन किया गया है। ये भी याद रखना, क्योंकि पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो है मार्गेंथो की पुस्तक तो है ही है, लेकिन इस पुस्तक के अंदर यथार्थवादी जो थ्योरी, जो सिद्धांत है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है, उसको प्रशंसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण बताओ। रोल्स के अनुसार न्याय के क्या लक्षण हो सकते हैं? न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, ठीक है। न्याय प्रक्रियात्मक न्याय की अपनी प्रधानता होती है, प्रोसेस से होना चाहिए, बट ठीक है। सामाजिक न्याय से सरोकार हो, ठीक है। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो सभी आ जाएगा, क्योंकि रोल्स ने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। रोल्स के अनुसार उत्तम समाज में अनेक सद्गुण होते हैं, उसमें न्याय भी एक है और वो सबसे पहले है, क्योंकि न्याय उत्तम समाज की एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि जहां पर न्याय नहीं होगा वहां पर समाज उत्तम हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ कहा गया कि जो न्याय कानून है वो नियमों का एक समूह है, बिल्कुल सही है, जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ये बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि जिन देशों ने संविधान लिखा भी है, उन देशों ने भी तो अपने नियम रीति रिवाजों को मान के ही कानून में लिखा है, और जो कानून लिखे उन्हें देश ने मान्यता दे दी, और जो मान्यता मिली जिन कानूनों को, वही कानून तो आज प्रशासन चलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, भारत सरकार, दुनिया के कोई भी देश की सरकार उन्हीं को लागू करके तो लोगों को उसके अनुसार चलने को कहती है। ये स्टेटमेंट जो है ये सालमन का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखना, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्वितत्वीय जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन हर्ज़बर्ग ने किया था। हर्ज़बर्ग ने, क्योंकि हर्ज़बर्ग ने इसे एक आरोग्य घटक माना है। इसके विपरीत जब व्यक्ति अपने कर्तव्य से अच्छा महसूस करता है तो उसका ध्यान कार्य की ओर बहुत ज्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में विधियों का समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है। कहां से? जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 है, जो मौलिक अधिकारों में सबसे पहला मेन आर्टिकल माना जाता है। वैसे तो 12 से शुरू होते हैं, बट समानता के अधिकार में पहली शुरुआत यहीं से होती है। उसमें लिखा गया है विधियों का समान संरक्षण, और विधियों के समान संरक्षण जो है वो कहां से हमने लिया है? हमने उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या, ये वर्तमान के हिसाब से बताया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन 2019 में आया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लेकर चलना पड़ेगा। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या आपको बतानी है। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 1929 में निर्मित और 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारण एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या रही है 435। क्वेश्चन नंबर 8वां, तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तृतीय विश्व जो थर्ड वर्ड है, इस शब्दावली का प्रयोग या पदावली का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? यह अल्फ्रेड सावी के द्वारा किया गया था, क्योंकि तीसरा विश्व का प्रयोग पहले इन्होंने ही किया था, और इन्होंने किया था 1952 में। 1952 में इनका एक लेख छपा था, उसके अंदर इन्होंने इसका वर्णन किया था। और खासकर जो अल्फ्रेड सावी हैं वो फ्रांस के रहने वाले हैं, वो फ्रांस के रहने वाले हैं, और उनके ही द्वारा इसको यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 9वां, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किसके साथ है? कोलंबो प्रस्ताव, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किसके साथ है? आपको आंसर देना है। कोलंबो प्रस्ताव ध्यान से देखेंगे आप लोग कि, क्योंकि देखो कोलंबो श्रीलंका में है, इसका मतलब श्रीलंका से नहीं है, ये आपको याद रखना है। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध भारत चीन सीमा विवाद से है। 10 से 12 दिसंबर 1962 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारत चीन सीमा विवाद को शांत करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 99% बच्चे इसको गलत करते हैं। कोलंबो संबंध जो है वो भारत और लंका के बीच में नहीं है, भारत और चीन के बीच में है, और दोनों देशों के बीच में युद्ध को शांत करने के लिए जब ये बैठक हुई थी तो ये यहाँ पर हुई थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान का समझौता 65 वाले युद्ध के बाद, 65-66 के बाद ताशकंद में करवाया गया था, क्योंकि थर्ड कंट्री बीच में आता तब जाके इस प्रकार के विराम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट में गणपूर्ति के लिए, गणपूर्ति को इंग्लिश में कोरम बोलते हैं भाई, कोरम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए यानी कोरम के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो उच्चतम न्यायालय के विधान के अनुसार, उसके संविधान के अनुसार 15 न्यायाधीशों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो गणपूर्ति है वो कितनी होनी चाहिए? वो 9 की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ? वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट जुलाई 1991 में समाप्त हुआ, यूएसएसआर के विघटन के बाद। सूची 1 और 2 को आपको मिलाना है, और देखिए सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, सूची नंबर 1 में क्या है और सूची नंबर 2 में क्या है, ये आपको देखना है। किस किस के साथ किसका किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है ये भी आप देख सकते हो। सबसे पहले है विकासवादी समाजवाद।
विकासवादी समाजवाद का संबंध भाई बर्नस्टीन के साथ है। विकासवादी समाजवाद बर्नस्टीन के साथ आप देखोगे। वैज्ञानिक समाजवाद की बात आएगी तो आंसर किसके साथ आएगा? कार्ल मार्क्स आएगा। अब दोनों को देख लीजिए, एक के साथ क्या है? 3 है, और दो के बी के साथ क्या है? 1 है। तो यहाँ तो दोनों दोनों कंपटीशन में चल रहे हैं। फिर बात आती है काल्पनिक समाजवाद की। काल्पनिक समाजवाद जो है वो सेंट साइमन का रहा है। किसका? सेंट साइमन का। और अराजकतावाद जो है वो आपका क्रोपोटनिक का रहा है। तो आंसर आपका आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13वां, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? आंसर आएगा आपका क्रांतिकारी सिद्धांत जो है वो प्रतिष्ठा देता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं है? निम्नलिखित जो विचारक हैं उनमें से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक जो है वो नहीं है? आंसर आएगा ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत सोवियत संधि के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे 1971 में। 1971 में सोवियत संघ और भारत के मध्य शांति, मैत्री और सहयोग के संबंध में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, और यह समझौता 20 साल के लिए एक बार में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेशियस की बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया? ग्रेशियस की जो बाह्य संप्रभुता की अवधारणा है उसको वो किसके द्वारा दी गई, ये आपको बताना है। कि अवधारणा को किसने दिया? देखो इसमें 2-3 थोड़ा-सा लॉजिक आपको आएगा। बाह्य संप्रभुता का शब्द का जो प्रयोग किया गया था, वो बाह्य संप्रभुता का अर्थ ये है कि राज्य किसी अन्य बाहरी शक्तियों के अधीन नहीं है। दूसरे राज्यों में संबंध निश्चित करने में यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तथा इसको अपनी इच्छा अनुसार संधि या विग्रह करने का अधिकार है। क्योंकि ग्रेशियस ने जो बाह्य संप्रभुता दी थी, इसके अनुसार आपको ये बताना, इसका मतलब ही ये है कि बाहर की पूर्ण संप्रभुता है, किसी और देश का उसके ऊपर कोई, जैसे आमतौर पर उपनिवेशों में या गुलामी वाले समय में होता था, उसको इसने मना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है 17वां, 17 क्वेश्चन। केसी वैयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के हास का क्या अर्थ है? केसी वैयर ने व्यवस्थापिकाओं के हास की बात की है, उसका अर्थ आपको बताना है। केसी वैयर कानूनी शक्तियों में कमी, उनकी प्रतिष्ठा की बढ़ती हुई शक्तियों में अवनति, या दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में सुधार? तो आंसर आ जाएगा आपका सी, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में सुधार। क्वेश्चन नंबर 18, ए न्यू डेमोक्रेसी। ए न्यू डेमोक्रेसी जो पुस्तक है वो किसकी है? ए न्यू डेमोक्रेसी जो है वो माओ की पुस्तक रही है, माओ तसे तुंग। माओ तसे तुंग ने न्यू डेमोक्रेसी ऑन कॉन्ट्राडिक्शन ऑन प्रैक्टिस नामक पुस्तकें लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्ति करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? प्रजातीय संरचनाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, G15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1991 में जो हुआ उसका स्थल बताना है। कहां पर G15 देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1991 में हुआ था? आंसर है कुआलालंपुर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसे फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था? इंग्लैंड में लेसे फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक, लेसे फेयर सिद्धांत बहुत फेमस रहा है, याद रखना भाई। तो कौन इसका समर्थक नहीं था? एडम स्मिथ जो है वो नहीं, एडम स्मिथ तो नहीं आना चाहिए, उसने तो प्रतिपादन नहीं किया था। आंसर आएगा टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन जो है वो नहीं था। फाउंडर की बात आएगी लेसे फेयर सिद्धांत की, तो पर एडम स्मिथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। उपयुक्त कथन, देखो क्वेश्चन कितना स्ट्रॉन्ग है। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता के लिए, पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन लालच के लिए नहीं। मनुष्य की, ये क्वेश्चन एक कोट आता है ना आमतौर पर, जो कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन लालच की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। और यह फेमस कथन किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 23वां, सामुदायिकतावाद, कम्युनिटलिज्म एक प्रमुख धारा है। सामुदायिकतावाद
कम्युनिटलिज्म एक प्रमुख धारा है, और यह धारा किस चीज की है? उदारवाद की है, मार्क्सवाद की है, सर्वाधिकारवाद की है, या प्रत्ययवाद की है? प्रत्ययवाद आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 है, जिसमें 10 टेम्परेरी और 5 परमानेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यूएसए में दबाव समूहों की सर्वाधिक पसंद की परिविधि। यूएसए में जो दबाव समूह है वो सबसे ज्यादा क्या कार्य करते हैं, किस तरीके का रोष प्रदर्शन करते हैं? उनको लोबी प्रचार करते हैं, वहां पर लोबिंग बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रांट आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? ब्रांट आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? आंसर आ जाएगा पश्चिमी जर्मनी, क्योंकि ब्रांट आयोग के अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के रहने वाले थे, और वो भूतपूर्व चांसलर भी वहां रहे थे। भारतीय अर्थशास्त्री डी.एल. के झा इस आयोग के सदस्य थे, याद रखना। ब्रांट आयोग में कौन भारतीय सदस्य था? इंडियन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एल के झा, सॉरी डॉक्टर एल के झा थे भाई। यस। क्वेश्चन नंबर 23, ये किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए? प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक ना गिना जाए। अब इसमें दोहरी चीज है। पहली बात, कोई भी व्यक्ति छूटे ना। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा सुविधाएं मिले ना। ठीक है, दो चीजें इसमें कही हैं। पहली बात, कोई व्यक्ति छूट ना जाए। दूसरा, किसी व्यक्ति से हद से ज्यादा ना मिले। तो इसलिए इसने कहा है प्रत्येक व्यक्ति गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक ना गिना जाए। ऐसी स्टेटमेंट कौन दे सकता है? जेएस रूसो दे सकते थे, जेरमी बेंथम, जेएस मिल, अब्राहम लिंकन। आंसर आएगा जेरमी बेंथम का ये स्टेटमेंट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 27 के बाद। जेरमी बेंथम एक ऐसा व्यक्ति था वे जिसने दूसरे व्यक्ति के बराबर या अधिकतम सुख की गणना करने में प्रत्येक व्यक्ति को एक ही माना था, और किसी को एक से अधिक भी उसने मानने से मना कर दिया था, क्योंकि व्यक्तिगत कानून प्राकृतिक कानून की धारणा से ही समानता का सिद्धांत आपके सामने प्रकट होता है। वो ग्रहण करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना तो क्योंकि जितने भी व्यक्ति, प्रकृति ने सबको एक पैदा किया है, ना अमीर है, ना गरीब है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हर व्यक्ति को बराबर माना जाना चाहिए और कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है इनमें से? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में प्रबंध नहीं, धार्मिक कार्यों में प्रबंध नहीं, वो नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। यहां पर धर्म को अपनाने की प्रथा की बात हो रही है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 29वां, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया, वह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये आपको बताना है। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी। 1971 में प्रथम संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को वहां पर अपनाया गया था। पहला संशोधन हुआ था भाई, और 1971 में, सोचो कितने सालों बाद। और हमारे यहाँ जैसे संविधान लागू हुआ अगले ही साल हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? कौन सा मौलिक अधिकार है वे जो केवल भारतीय नागरिकों को है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये सिर्फ भारतीयों को है। क्वेश्चन नंबर 31, बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? ऐतिहासिक अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष स्पर्धा तंत्र का एक लक्षण नहीं है? प्रत्यक्ष स्पर्धा तंत्र का कौन एक लक्षण नहीं है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होता, लोकसभाएं होती है, जनमत संग्रह होता है, आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 33, किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है? ये बहुत बार वर्ड आता है क्वेश्चन कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है ना वो आर्थिक समानता के बिना एक सिर्फ कल्पना ही है, एक सपना ही और कुछ नहीं है। ये किसने कहा? जीडीएच कोल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 34, मार्क्सवादी केवल की है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। यह कथन किसका है या किसने कहा? आंसर आएगा काउस्की ने। क्वेश्चन नंबर 35, हेगल ने नागरिक समाज को देखा, हेगल ने नागरिक समाज को देखा किस रूप में? सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 36,
भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी। भारत में लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज की जो भर्ती होती हैं, उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है, सिस्टम होता है, प्री एग्जाम सिस्टम होता है, उसकी सबसे पहले अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी, यानी मांग की गई थी, कोठारी प्रतिवेदन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हम चलते हैं 37वें क्वेश्चन पर। 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना, उतना ही आपका एग्जाम क्रैक होने के चांसेस रहेंगे। और अगर आप यूजीसी नेट कर रहे हैं तो फिर पीजीटी भी आप देंगे, जैसे डीएसएसबी में होता है आमतौर पर, और दूसरे भी स्टेट में अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 37, वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। यह अरस्तु के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान में वर्णित किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संविधान का हृदय और आत्मा जो है, वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो आर्टिकल 32 है, जो आखिरी मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसको बोलते हैं, उसको कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, लोकपाल विधेयक संसद में पहली बार पारित किया गया। लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब पारित किया गया था। आंसर आ जाएगा 1968 के अंदर। 1968 में इसको प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ओम्बड्समैन प्रस्ताव प्रस्तावित किया, जो बाद में संसद की संयुक्त समिति के विचारार्थ प्रेषित भी बाद में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों के विधान सभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है। तो ऐसा 70वें संविधान संशोधन में है। क्वेश्चन नंबर 41, लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है, तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने सदस्य कार्रवाई में भाग लेते हैं। जब लॉर्ड सभा ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट के रूप में काम करेगी, तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं, ये एक अलग ही प्रक्रिया वहां। तो ऐसी तरह पर सिर्फ जो कानूनी सदस्य है ना, वही हिस्सा लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग बना नहीं बना। ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन बहुत सारे आए, लेकिन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उस समय नहीं बना। एचिसन आयोग, ली आयोग, एंगलिस्टन आयोग, ये तो रहेंगे, लेकिन माउंटबेटन आयोग जो प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43, आयशा बर्लिन ने टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित किया। आयशा बर्लिन ने टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया। क्या उसने प्रतिपादित नहीं किया। आंसर आ जाएगा सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, युग्म सही है। अधिकारों का ऐतिहासिक, एडमंड बर्ग, सर हेनरी सिद्धांत मेन, सेविग्नी। सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद हम चलते हैं 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया। कौन सा किया नहीं, कौन सा नहीं किया। कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से शक्ति संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं है। शक्ति संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं है। शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 47, निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। एक बार स्पीकर, सदैव स्पीकर, अमेरिका, ये गलत हो जाएगा, बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षक विहीन शाखा। संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षक विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसको कहा गया है। ये कहा गया है स्वतंत्र नियामकीय आयोग को। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा जोड़ा इनमें से गलत है।
संघात्मक शासन इंग्लैंड, जापान, चीन, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन आप देखिए कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन है आपके पास 51, क्वेश्चन नंबर 51। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है? इनमें से संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। 6 में से एक मुख्य अंग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक। अब देखिए, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आईसीजे। क्वेश्चन नंबर 52 वो अंग में आ जाएगा। सूची 1 और 2 को मिलाना है। सूची 1 में देशों का संविधान है, और सूची 2 में कहां कहां पर कौन सी चीजें ली गई हैं। अब देखो, क्योंकि आपको कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए कि कहां से क्या लिया गया है, तभी जाकर के आप उस जगह पर पहुंच जाओगे। अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, चीन का संविधान। अब देखो, सबसे पहले ब्रिटेन को पकड़ लो। ब्रिटेन का संविधान 1215 का मैग्ना कार्टा और 1628 का कैपिटेशन ऑफ राइट्स, यहां पे शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। अमेरिका का संविधान 1789, बिल्कुल ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप आंसरों तक पहुंच पाएंगे। एक एक पॉइंट अगर आपके हाथ से निकल जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन भी छूट जाने वाला है। उसके बाद फ्रांस का संविधान 6 अक्टूबर 1958, चीन का दिसंबर 1982, नया संविधान है चीन का ये। और इस तरीके से अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर आपका बन जाएगा ए बी सी, हाँ डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, मार्टिन कापलान ने अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के निम्न में से किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी? कौन से प्रतिमान की कल्पना नहीं करी? परमाणु मॉडल। क्वेश्चन नंबर 54, लोकायुक्त पद की स्थापना सबसे पहले 1971 में कहां की गई? लोकायुक्त पद की स्थापना सबसे पहले 1971 में कहां की गई? आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 55, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में ऐसा कहा था? सारे वाद एक बार देख लेना, वे किसमें कहा किसमें नहीं किया, तब आएगा क्वेश्चन। ए रहेगा केशवानंद भारती। 56, गुणतंत्र के लौह नियम, गुणतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुणतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट मिचेल्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां, 57, देखो है, सूची 1 और 2 मिलानी, एक सूची पंचायत, दूसरी स्थापित वर्ष। कौन सी कमेटियां किस किस समय बनी, ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए, सबसे पहली कमेटी बलवंत राय मेहता 1956, कोई डाउट नहीं है, अगर फिर भी डाउट है तो फिर उस डाउट का कुछ हो नहीं सकता है। तो ए के साथ दो, ए के साथ, ए के साथ क्या आएगा? ए के साथ क्या आएगा? 2 आएगा। ए के साथ 2 कहां कहां पर है? ए के साथ 2 जो है वो कहां कहां पर है? 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बलवंत राय मेहता कमेटी 1956, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक मेहता कमेटी 1977, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई तब उन्होंने इसके गठन की बात की, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये भी आपका आसानी से हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी होगी। अच्छा, और क्या बच गया इसमें? एल एम सिंघवी, एल एम सिंघवी, जीके राव भी तो आ जाएगा ना आपका, जीके राव और एल एम सिंघवी, एल एम सिंघवी 1985, 1985, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58वां, टी एच ग्रीन के राज्य विषयक इन विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह किसने कहा था? ई वार्कर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सतन अध्यादेश केवल बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के सामान्य होती, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, ये शब्द सबसे पहले किसने इसको प्रयोग किया? ये शब्द कहां से शुरू हुआ? आंसर आएगा
आमंड ने इसको यूज किया था। आंसर आमंड आएगा। ग्रेवियल आमंड, उसने राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। क्वेश्चन नंबर 61, संविधानवाद होता है, संविधानवाद स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। क्वेश्चन आंसर आएगा दुर्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 63, मतों का गिना नहीं तोला जाना चाहिए। मतों को गिनना नहीं बल्कि तोला जाना चाहिए। यहां कहने है कि मतों वोट जो हैं उनको काउंट नहीं करें बल्कि उनका वेट करें, वेट तोलें उनको, वजन देखें उनका। यह कथन किसका है? यह कथन जेस मिल का है। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64, द पावर एलाइट, द पावर एलिट पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। द पावर एलिट पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। इस पुस्तक के लेखक है सी राइट मेल्स, सी राइट मेल्स। क्वेश्चन नंबर 65, ओम्बड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहां स्थापित की गई? ओम्बड्समैन की संस्था सबसे पहले कहां स्थापित की गई? स्वीडन के अंदर सबसे पहले भाई 1809, जहां तक मुझे ध्यान है डेट 1809 आएगी पूछे तो। क्वेश्चन नंबर 66, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भाई, याद रखना। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, और यह किसने कहा? यह ग्रीन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 67, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा? यह एमपी फॉलेट ने कहा। क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ विचारक हैं और दूसरी तरफ उनकी अवधारणाएं हैं। अब कौन सा किस विचारक की कौन सी अवधारणा है ये आपको बताना है। दादा भाई नारोजी का आपकिन सिद्धांत रहा है, बहुत फेमस रहा इकोनॉमिक्स में भी, याद रखना आप लोगों को। उसके बाद सेकंड नाम की बात करेंगे तो फिर आपका महात्मा गांधी आ जाएगा। महात्मा गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत थ्योरी न्यायशीता आ जाएगा। उसके बाद तीसरा नाम आएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जो सिद्धांत है वो अंतरराष्ट्रवाद है। और जयप्रकाश नारायण की जो है वो संपूर्ण क्रांति है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 69, अमेरिका में दबाव समूह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रयोग में लाई जाती है? ये हम पहले कर चुके हैं, लॉबी प्रचार। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 है, तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है रिट जारी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है? यह कथन किसका है? तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन जी.के. रॉबर्ट्स का है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य बताएं। निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य बताएं। दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग, ठीक है सारे। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद हमारा आएगा 73वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? तुलनात्मक राजनीति की समस्या कौन सी नहीं है? धार्मिक मतभेद की समस्या। क्वेश्चन नंबर 74, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आंसर आ जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 75, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारक से संबंधित है? विचारधारा से संबंधित है। राज्य जो है वो एक आवश्यक बुराई है, यह कौन सी विचारधारा, कौन सी कंसेप्ट के अंदर ये माना जाता है, कौन सी अप्रोच वाले लोग ऐसा मानते हैं? राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसका संबंध किस विचारधारा से है? आंसर आ जाएगा व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादियों के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 76, प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? प्लेटो ने अपनी कौन सी रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? रिपब्लिक में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता की संकल्पना निरूपित की? संप्रभुता की संकल्पना यानी संप्रभुता का वर्णन कह सकते हैं, शुरुआत कह सकते हैं, प्रयोग कह सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका बोंदा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78,
जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती। यह कथन किसका? बहुत फेमस वर्ड है भाई, ये बार बार वो क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं जो बहुत बार आते हैं। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती, जॉन लॉक का कहना है। क्वेश्चन नंबर 79, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो राज्यों को जो विचारक राज्य को संघों का संघ कहते हैं या एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस कहते हैं, उन विचारकों को क्या कहा जाता है? आंसर आएगा आपका, उनको बहुलवादी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक रूसो माना जाता है। 81वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? अब ये आप देखोगे, क्योंकि राज्य सूची के विषय को सेंट्रल सूची को देने, सेंट्रल लिस्ट में देना राज्य संसद को देने का अधिकार राज्यसभा को ही है। अब वो किस आर्टिकल के तहत ऐसा कर सकती है? आंसर आ जाएगा आर्टिकल 249 249। क्वेश्चन नंबर 82, किस विचारक ने संपूर्ण क्रांति का विचार, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण भाई। सिंहासन खाली करो जनता आती है, याद है ना, इंदिरा गांधी के खिलाफ, और तख्ता पलट दिया था भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 83, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार दिया था और इसके साथ बहुत सी चीजें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांतियों का मिश्रण इसमें उन्होंने रखा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भाई 83, सरकार या आयोग का संबंध किसके बीच संबंधों से है? सरकार या आयोग जो है उसका संबंध केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों से है, और इसने अपनी रिपोर्ट 1987, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों का आगे की तैयारी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, पंचशील का सिद्धांत, याद रखो भाई, भारत और चीन के बीच में धोखा। भारत चीन, पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील का सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू भाई, देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी सिद्धांत ने। चाइना के साथ 5-5 समझौते, 5-5 विचार, 5-5 एग्रीमेंट, 5-5 सहमतियां, और उसके बाद भारत की पीठ में खंजर झोंकने का काम चाइना के द्वारा किया गया, और ओबियसली नेहरू जी को भी इसका कसूरवार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, गेट के स्थान पर 1955 में, 1955 नहीं, 1995 आएगा, 1995 आएगा, कुछ मिसप्रिंट हो जाते हैं, उनको याद रखना आप लोग। गेट के स्थान पर 1995 में किस संगठन का स्थापना हुई? तो आंसर आ जाएगा अपना WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर आपका है 86, निम्न में से किसका संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू थे, नासिर हुसैन थे, मार्शल टिटो थे, विंस्टन चर्चिल जो है वो नहीं थे। आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 87, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकाल दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकाल दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? आंसर आपका रहेगा 36वां, 44वां, 42वां या फिर 46वां। आंसर आएगा आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। क्वेश्चन नंबर 88, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पटक्षेप है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पटक्षेप है, यह किसके द्वारा कहा गया? यह हिगल के द्वारा कहा गया। 89, निम्न में से किस ने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? मैक्स वेबर। 90, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, ये पुस्तक किसकी है भाई? क्वेश्चन याद रखना, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, यह पुस्तक किसकी है? यह मैकाइवर की है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नांकित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था अगर इसमें से देखेंगे आंसर आ जाएगा योजना आयोग, नीति कमीशन। अभी क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस में? 92 के बाद हम चलते हैं 93 क्वेश्चन, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा बस। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष होनी चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता, देश का नागरिक, पढ़ा लिखा हो या न हो चल जाएगा। भारत में यही दुर्भाग्य है,
इंडिया में यही दुर्भाग्य है, जो देश के पहले नागरिक का पद है, उसके लिए एजुकेशन कोई क्राइटेरिया रखते ही नहीं है। अनपढ़ हो तो भी बन जाएगा। भाई, कुछ तो देश के संविधान में अच्छा होना चाहिए, और कम से कम राजनीति के लिए तो एजुकेशन कुछ हद तक तो होनी चाहिए। वरना अगर नाम भी ना लिखना है और किसी दिन पद पे बैठा दे, तो इंटरनेशनल समझौतों में भारतीय राष्ट्रपति अंगूठा लगा के आएंगे क्या? थोड़ा सा कुछ तो नए युग की डिमांड होनी चाहिए, और ये सुझाव है, और मेरे साथ वक्त के तगाजे में ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। हालांकि भारत में ऐसा हुआ नहीं कि राष्ट्रपति अभी तक अच्छे पढ़े लिखे सारे लोग आए हैं, बट अगर योग्यता नहीं है तो किसी दिन हो भी सकता है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री स्तरीय मंत्री सत्र के सभी मंत्री केवल कैबिनेट, कैबिनेट में तो कैबिनेट मंत्री आएंगे ना, बाकी नहीं आएगा। मंत्रिपरिषद में सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96, वाक्यांश का अध्ययन करना है आपको। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। आंसर देखिए, कथन और कांड दोनों ठीक है भाई, और कथन कांड का सही स्पष्टीकरण भी है। 97, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं भाई। 98, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। सेंटर बोल देते हैं वैसे रजिस्टर करने के लिए। 99, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो चुनाव मंडल होता है, जिसको कॉलेजियस बोर्ड बोलते हैं, निर्वाचक मंडल बोलते हैं, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? लोकसभा में चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। क्या दे दिया इन लोगों ने? कुछ भी दे रहे हैं ना, चुने हुए तो सारे ही आएंगे ना। इसको आप इनको काट दीजिए, क्योंकि इसमें इन्होंने नहीं पूछना था और उन्होंने कुछ और पूछ लिया। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि इसमें लोकसभा के चुने हुए भी आएंगे, राज्यसभा के चुने हुए भी आएंगे, विधानसभाओं के चुने हुए भी आएंगे, और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 100, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है? सिर्फ 6 महीने के लिए रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना था। ओके, और इसके अलावा फिर एक बार वही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक तो आप लोग डेली जितनी भी क्लासेज आते हैं उनको देखा कीजिए। आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये तो आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होंगे, एग्जाम आपको और कौन सा देना उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो स्टडी मटेरियल जाता है, वो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम का मटेरियल और हर एग्जाम की तैयारी हम आपके लिए करवा रहे हैं। चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, चाहे आपका DSSB वगैरह का एग्जाम है, या फिर आप लोग केवीएस वगैरह की तैयारी आप कर रहे हैं, एनवीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट वगैरह की, टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास कंटेंट स्टडी मटेरियल आपको कोरियर के द्वारा आराम से मिल जाएगा। तो 8447410108 पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।